हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ये इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, अभी आपके स्कूल बंद हैं, बहुत सारे स्टेट में स्कूल बंद हो चुका है। तो इससे क्या है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है। क्या करना है, घर पे रह के आपको खूब पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। और देखिए आप लोगों को इतने सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, साथ ही साथ मिड का भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, रीजनिंग का। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, डायरेक्ट सर्च करेंगे दिविजय ट्यूटोरियल क्लासेस। वहां जाने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और मेरा लेक्चर आपका एसएसटी का लेक्चर मिल जाएगा और साथ ही साथ सर का लेक्चर भी मिल जाएगा रीजनिंग का। तो आप उसे क्या करेंगे, बार बार देखेंगे और जो समझ न आए उसे आप कमेंट कीजिए। और आप जब हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी आप अपना कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से ये फायदा है कि वहां पे हम कुछ आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज वहां भी मिलेगा, वहां से भी आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्या करिए, खूब ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और जो भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाते हैं उसको लिख लीजिए और लिख कर उसे भी पढ़िए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाया जाता है आपको बहुत सर्च करने के बाद कि ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेज है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हर एमसीक्यू में कराते हैं। तो आज के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरह। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखिए हिंदी में लिखा है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा संस्थान है। देखिए ये बिहार में पूछा गया है। कुछ बच्चे हैं, आई थिंक एक नाम है जो कमेंट आते रहता है हमेशा, मालती देवी करके है, वो हमेशा बोलते हैं कि आप सर बिहार बोर्ड के नहीं करवाते हैं। तो देखिए बिहार का क्वेश्चन है आप, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बिहार का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बिहार के जो है, मतलब काफी टॉपिक क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। देखिए तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मतलब हुआ कि जब आप किसी लीडर को चुनते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे आप स्कूल में आप जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में थे तो आप मॉनिटर का चुनाव करते थे ना। तो मॉनिटर का चुनाव कैसे करता था, थर्ड क्लास में मॉनिटर का चुनाव कैसे करते थे, सर पूछते थे कि कौन कौन बच्चे इस लड़के को, मतलब ए वाले लड़के को पसंद करते हैं और कौन कौन बी वाले को। तो हम हाथ उठाते हैं कि हाँ ए वाले के मान लीजिए 10 बच्चे ने सिलेक्ट किया, बी वाले को 9 बच्चे ने सिलेक्ट किया, तो ए वाले को ज्यादा बच्चे ने सिलेक्ट किया है ना, तो ए को हम क्या बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। यानी हम चुनते हैं ए को तो ए मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जिसे आप चुनते हो वो क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी जो जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने ए और बी को चुन दिया, ठीक है, ए और बी को आपने चुन दिया और ए और बी ने, ठीक है, ये दोनों जन मिलकर किसी और को चुनते हैं जो इनसे हेड है। मान लीजिए सी को चुन दिए, ठीक है, तो सी को चुन दिए तो ये क्या किया, आपके लिए इनडायरेक्ट हुआ ना, क्योंकि आपने तो ए और बी को चुना था, ठीक है, आपने ए और बी को चुने, सी को तो नहीं चुने। सी को कौन चुना है, ए बी ने मिलकर चुना है। तो सी को ए बी ने मिलकर चुना है तो ये आपके लिए क्या हो गया, सी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसे आप चुनते हो वो क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जिसे आप ना चुनकर जिसे आप चुनते हो वो चुनते हैं किसी और को, वो हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे आप सुने होंगे, हम हमेशा कहते हैं कि प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना आपका राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति का कभी चुनाव देखे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, नहीं करते हैं ना। यहाँ जो जाते हैं हम उन्हें चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, वही लोग जाकर राष्ट्रपति का चुनाव कर देते। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, आपका ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। देखिए हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट किनको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, यानी डायरेक्ट हम ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ओके, तो आज चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट बिल हैज अमेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर्स। देखिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है ना संशोधन। जैसे किसी चीज में जब हम बदलाव लाते हैं ना, जैसे मान लीजिए संशोधन का मतलब हो गया ना कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक बार रिवीजन किए, ठीक है, 2 बार रिवीजन किए और उसको तीसरा बार रिवीजन कर रहे तो उसमें आप कोई ट्रिक निकाल दी कि हाँ इस बार ना हम इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो क्या हो गया? संशोधन हो गया। तो इसी बोलते अमेंडमेंट, मतलब संशोधन करना, उसमें बदलाव लाना, ये हो गया आपका अमेंडमेंट। देखिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा, अब लोकसभा क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। देखिए लोकसभा के अंग कौन कौन से आपको बताए हैं, आपको सॉरी लोक पार्लियामेंट का अंग आपको बताए हैं कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं जी? मैक्सिमम मेंबर 550, और कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 545, जिसमें से 2 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं और 553 आपके जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है ये 543 लोगों का। और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250 होते हैं, ठीक है। इसमें से 245 क्या होते हैं? 245 लोग में से आपके 12 जो होते हैं उन्हें क्या होते हैं? नॉमिनेट किया जाता है। जैसे एंग्लो इंडियन को कैसे नॉमिनेट किया जाता है वैसे ही, और बाकी जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट आप तो समझते हैं, अभी प्रेसिडेंट कौन है आप कमेंट में बताएंगे प्लीज, ओके। ये हो गया आपका लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे चीज हम बताए हैं, फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा दिए। तो देखिए लोकसभा का जो टेन्योर था उनका वर्ष मतलब कितने, 6 साल जो पहले थे रहते थे, अब 5 साल हैं। तो लोकसभा का जो टेन्योर था किस अमेंडमेंट में हुआ था? तो लोकसभा का टेन्योर 44th अमेंडमेंट में हुआ था। अब देखिए 44th अमेंडमेंट में एक और चीज भी हुआ था। 44th अमेंडमेंट में आपके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल राइट हमारे कितने अभी हैं? अभी हमारे फंडामेंटल राइट 6 हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर इसे लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। लीगल राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि लीगल राइट बनाया गया तो किस आर्टिकल में है, तो ये 300A आर्टिकल इसको बनाया गया है। और किस पार्ट में है? तो आपके 12th पार्ट में, ठीक है। ये हो गया 44th अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे? 42nd अमेंडमेंट। देखिए 42nd अमेंडमेंट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें 3 बदलाव आया। इसमें क्या क्या हुआ? जैसे आपके सोशलिस्ट, इसमें 3 वर्ड को हम ऐड किए थे, जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को। और ये कब अमेंडमेंट हुआ था? 1976 में हुआ था। यहां लिख लीजिए 1976, ज्यादा खिचड़ी पकी, ओके। और 45th अमेंडमेंट क्या हुआ था? 45th अमेंडमेंट हुआ था ना, जैसे लोकसभा में आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC एंड ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए एक आपके लोकसभा से कितने हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, तो ये सारा इंपॉर्टेंट ऐसे आप लिख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में एकदम इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट में बताता हूं आप लोगों को। चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि द डिसीजन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंट्रोवर्सी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय। जैसे कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके न्यूनतम एज कितने होते हैं? मतलब मान लीजिए कि आप लोकसभा में जो MP होते हैं तो उनका एज क्या होता है इलेक्शन कैंडिडेट, मतलब इलेक्शन में भाग लेने के लिए। तो अगर आप MP बनना चाहते हो तो आपका एज कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो लोकसभा में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका एज 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और जो राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एज 30 साल होता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि हिंदी में पढ़ देते हैं, सदस्य
संसद सदस्यों के पात्रता मानदंड विवाद के बारे में निर्णय द्वारा लिया जाता है। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी हो तो किसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है? तो वो डिसीजन हमारा लिया जाता है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम इलेक्टोरल कमीशन। देखिए अब इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन आपके कोई लोकसभा के स्पीकर नहीं करवाता है, रिलेटेड चैम्बर नहीं करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शन। अभी इलेक्शन कमीशन कौन है? अगर आपसे कोई पूछ दे अभी इलेक्शन कमीशन कौन है, तो आप बताएंगे सुशील चंद्रा। अभी इलेक्शन कमीशन हमारे सुशील चंद्रा है, ठीक है। तो सुशील चंद्रा, अगर आपकी एज में कुछ भी, अगर मान लीजिए आपका एज कंप्लीट नहीं होता है, तो सुशील चंद्रा के पास पावर है कि आपको क्या कर सकते हैं? वोट में खड़ा होने का परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। ये प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम इलेक्टोरल कमीशन से वो एडवाइस लेकर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। चलते हैं आपके 24th क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी देखिए बिहार बोर्ड में आया है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं? इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए जो हमारे पीएम है ना, नरेंद्र मोदी जी, इनको ये इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट का हम जब बात करते हैं तो इसमें दो चीज आ जाएगा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, हाँ, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। और साथ ही मेजोरिटी पार्टी का मतलब बहुमत, जिनके पास सीट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, वही प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे लोकसभा में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किनकी है? बीजेपी की है, इसीलिए बीजेपी का सरकार है, नरेंद्र मोदी का है। अगर आपकी कांग्रेस की मेजोरिटी होती तो कांग्रेस की सरकार में से राहुल गांधी खड़े होते हैं प्रधानमंत्री में, समझ गए। तो इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, हमेशा मेजोरिटी पार्टी ही चुनाव करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है ये कमेंट में बताना है आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल हेड, रियल हेड, पॉलिटिकल हेड, नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर देते हैं। नॉमिनल हेड के मतलब हुआ ना कि सब काम आपके नाम पे होगा, आप कुछ करोगे नहीं। जैसे प्रेसिडेंट आप सुने होंगे कहीं कि यहाँ फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, ये डिसीजन लिए, ये कुछ करते नहीं। प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? लॉ पास होगा, लॉ पास होने के बाद जो लॉ पार्लियामेंट में चलता है उनको क्या कहते हैं? बिल। कोई भी अगर नियम कानून अगर बना मतलब प्रेसिडेंट का साइन नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? बिल। जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्ट। याद रखिएगा, ठीक है जी। देखिए ये नॉमिनल हेड का मतलब होता है ना कि जैसे प्रेसिडेंट है, बस उनका नाम है कि वो प्रेसिडेंट है, पर सारा काम धंधा कौन करते हैं? हमारे पीएम करते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनल हेड कौन है? आपके प्रेसिडेंट है। और रियल हेड कौन है? आपके पीएम, प्रधानमंत्री। और पॉलिटिकल हेड, गवर्नमेंट का हेड कौन है? पीएम है, ये भी प्रधानमंत्री है। नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेड, नॉमिनल हेड कौन है अभी बताएं? प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन हेड का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में छेड़छाड़ करोगे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन हेड कहा जाता है, तो वो रोक सकते हैं। तो आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेड, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन रिलेटेड टू, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन किससे संबंधित है? तो सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन आपके रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद से आपसे संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कास्टिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये सब बता दें। कास्टिज्म का मतलब हुआ ना कि जैसे आप किसी जाति से आप भेदभाव करते, जैसे ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है, ये ओबीसी का है, ये जनरल का है, ये शेड्यूल ट्राइब्स का है, आप भेदभाव करेंगे ना तो आपको क्या कहेंगे? कास्टिज्म। कम्युनिज्म का मतलब हुआ ना कि आप उग्रवादी हो। क्या हो? उग्रवादी। जैसे उग्रवादी का मतलब जैसे आप किसी रिलीजन के खिलाफ किसी को भड़काते हो, वायलेंस करते हो, ठीक है, कि ये रिलीजन खराब है, हिंदू खराब है, मुस्लिम खराब है, जैन खराब है, हाँ ये बौद्ध खराब है, ये रिलीजन आपका खराब है, ठीक है, आप कोई भी वायलेंस करते हो तो आपको क्या कहा जाता है? कम्युनिज्म। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? रेशनलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रेस्ट विथ। अब देखिए डेमोक्रेसी में फाइनल पावर किसके पास होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी आप लीडर को कौन चुनता है, हम चुनते हैं लोग ना, पूरा पब्लिक लोग चुनता है, यानी पीपल इलेक्ट करते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रेस्ट विथ। फाइनल पावर किसके पास रहेगा, पीपल के पास ही रहेगा ना। अगर हम चाहेंगे तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को। अगर चाहेंगे तो राहुल गांधी को बनाएंगे, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो नीतीश कुमार को बनाएंगे, चाहेंगे तो हम योगी को बनाएंगे, ठीक है। किसी को भी बना सकते हैं। तो पावर किसके हाथ में है, पीपल के पास में है। अब देखिए मोब क्या होता है ये समझ लीजिए। मोब के मतलब हुआ ना भीड़, जैसे जहां मतलब काफी ज्यादा भीड़ रहेगा, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल डेट में बिकम वायलेंट या कॉज ट्रबल, मतलब काफी लोगों का समूह रहेगा। अगर वो वायलेंस लड़ाई दंगा मचा देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मोब कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन तो समझते हैं आप, जैसे लीडर में हो गए आपके पीएम सीएम, ये सब पॉलिटिशियन हो गए। और सिविल सर्वेंट का मतलब जैसे हो गए आपके डीएम एसडीएम एसपी बीडीओ, ये सब आपके सिविल सर्वेंट होते हैं। तो इनके पास पावर थोड़े होता है, पावर तो मेन पीपल के पास होता है, बाद में इन सब के पास होता है ना। चलिए आपका 48 क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको मिलान करना है। देखिए मिलान करने का ना एक एलिमिनेशन टेक्निक है, बहुत अच्छा है। अगर आप एक का मिलान सही कर दिए ना तो बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। ये सिखाएंगे आपको एलिमिनेट कैसे करते किसी आंसर को किसी और वीडियो में जब टाइम मिलेगा तो। देखिए यहां मिलाना है कि यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर। हाँ देखिए यूनियन का मतलब क्या हुआ, सेंटर। तो सेंटर में हमारे कौन बैठते हैं जी, सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। तो यानी ए का 1, देखिए तो ऑप्शन में ए का 1 कहीं दिया है, यहाँ ए का 4 दिया है, 2 दिया है, ये दे रखा है यहाँ पे ए का 1। तो पहले ही मेरा आंसर नंबर ये सही हो जाएगा, और चेक भी नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। जब पहला का मिल गया तब चेक भी नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये आपका एक से भी चलेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखिए स्टेट में क्या होता है, सरपंच होता है। हाँ स्टेट में हमारा गवर्नर होता है। तो देखिए बी का 3 है, हाँ बी का आपका 3 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको पहले ही बताए हैं कि म्युनिसिपल कहाँ होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके शहर में होते हैं, यानी मेयर में होते हैं। तो आपका सी का क्या हो जाएगा 4। उसके बाद बच गया एक लास्ट ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किससे रिलेटेड है, आपके सरपंच से। यहाँ देखिए तो डी का 2 दे रखा है, हाँ तो यानी आंसर नंबर आपका सी सही हो गया। समझ गया, ऐसे मिलान करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए राजस्थान में आया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। चलिए 49 क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट बॉडी विच इंप्लीमेंट लॉ इज। देखिए लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, जैसे मान लीजिए जो लॉ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। आपको बताए हैं, ठीक है, विधायिका जो लॉ बनाते हैं, और जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्यपालिका। हिंदी मीडियम के बच्चे कार्यपालिका कहते हैं, इसको विधायिका कहते हैं। तो लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा लेजिस्लेचर के मतलब जो लॉ बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका। जुडिशियरी के मतलब जैसे नहीं आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जुडिशियरी होते हैं। जज लोग ना जुडिशियरी न्याय दिलाते हैं, उनका काम क्या है, लोगों को जस्टिस दिलाना। अगर आपके साथ अन्याय होगा तो न्याय कौन दिलाएंगे, कोर्ट दिलाएंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी लॉ बनेगा उन्हें एग्जीक्यूट किनके द्वारा किया जाता है। जैसे देखे होंगे ना, कोई भी नियम और कानून का पालन डीएम करवाते हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। और प्रेस मतलब आप न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, जो मीडिया लोगों प्रेस होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। अब देखिए थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, एलिफेंट, हाथी। जैसे देखिए बीजेपी का सिंबल क्या है बताइए, बीजेपी का सिंबल आपका
कमल है ना, ठीक है, और कांग्रेस का हाथ छाप, ठीक है, वैसे सब किसी का सिंबल होता है। और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था, सिंबल क्या है, एलिफेंट है। और इनको कौन स्थापना किया था, फाउंडर कौन था, ठीक है, तो इनका फाउंडर थे कांसीराम, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये कांसीराम, ठीक है। ये देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा आज का 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए आंसर यहाँ लिखा है, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा और बार बार आप इसको रिवीजन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांस है, इसीलिए हम इतना मेहनत करके आप लोगों को इतना अच्छे अच्छे फैक्ट बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। जब इतना क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप क्या करिए, पढ़िए खूब, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, कहीं भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, बस यूट्यूब आइए, दिग्विजय ट्यूटोरियल क्लासेस लिखिए और एसएसटी का लेक्चर, रीजनिंग का लेक्चर देखिए, मन लगा कर जो भी डाउट है आप पूछिए, 24/7 हम हमेशा आप लोगों के लिए बने हैं, कुछ भी डाउट बताएंगे, कितनी भी टफ क्वेश्चन ला दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ बताया जाएगा, बस लेकिन वो एनटीएससी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ना वही चीज है जिससे हमारा रिजल्ट हो जाए, नहीं तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी पढ़ा है, पढ़िएगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है। आप पढ़ेंगे ऐसे तो आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ते रह जाइएगा, बहुत सारे बुकें पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए, तो हमें वो चीज नहीं करना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमारा डिमांड क्या है, एग्जाम क्लियर करके अच्छे नंबर से पास होना है, समझ गए। आपको वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ना कि एक्स्ट्रा चीजें, ये पहले ही आपने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे सिलेबस का अर्थ, ठीक है। तो आज के हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।